नमस्ते। आज हम मिल रहे हैं और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन से। इसी श्रृंखला में इसके आगे आज हम मिल रहे हैं मिस्टर कमल सिंघल से। कमल जी, आपका स्वागत है। ये एक बिजनेसमैन है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, खुद इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं। कमल, पहले अपने स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैंने 95 में मेरा ग्रेजुएशन फिनिश किया था। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन कर चुका था। तो ग्रेजुएशन के पहले यू वर इनटू बिजनेस? यस, यू वांट टू से दिस? या अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस? हमारा शुगर सप्लाई का काम था। उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 20 डेज जो है मैं टूर पे रहता था, और मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे और जो भी फैकल्टी थी, उनको इस बारे में पता था कि मैं बिजनेस में हूँ और थोड़ा मेरा अटेंडेंस का इश्यू रहता था। तो उस टाइम पे घर पे कंपल्शन नहीं था, फिर भी मन में एक इच्छा थी कि नहीं, कि जैसे मेरे बाकी भाई बहन हैं उनका ग्रेजुएशन हो चुका था। अच्छा। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे भी मेरा ग्रेजुएशन फिनिश करना है। तो मैंने 1 साल ड्रॉप लेके मैंने वापस से अपना एग्ज़ाम रीअपेयर करके मैंने मेरा ग्रेजुएशन उस टाइम पे फिनिश किया। उसके बाद कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे थे 15, 20, 25 सालों से। फिर सडनली 2015 में मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ। अच्छा। तो उस टाइम पे उनके ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी बार हॉस्पिटल्स में जाना आना लगा रहा। तब उस टाइम पे मन में ये आया कि हेल्थ केयर फील्ड में कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं, जो बाकी का स्टाफ है वो काफ़ी कम है। उसमें एक डॉक्टर मिली, डॉक्टर समीक्षा दुबे। पेशेंट को हैंडल करने का तरीका था, पेशेंट की फैमिली को हैंडल करने का तरीका था, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और एट द सेम टाइम और जो दूसरे डॉक्टर्स थे, मैं उन डॉक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे भी डॉक्टर्स थे जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से पेशेंट्स के घर वालों को प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। तो वो कहीं पे हाँ कि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा थे, इसीलिए वो इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे पेशेंट्स के फैमिली से और पेशेंट से। तो मुझे यही लगा कि मुझे भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, और पढ़ाई का पैशन तो था ही, लेकिन समहाउ एक बिजनेस के रूटीन में ऐसा उलझा हुआ था कि कभी सोचा ही नहीं कि वापस से दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है। लेकिन एक मूवी आई थी सलमान खान की किक जैसे ही लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, अभी कुछ ना कुछ पढ़ाई वापस से स्टार्ट करनी है और इस फील्ड में काम करना है। तो मैंने अलग अलग कोर्सेज एक्सप्लोर करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने वेलिंगकर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये सब जो किए आपने, इट वाज ऑनलाइन? कैसे था? हाउ वाज इट? ये ऑनलाइन कम, इसमें बीच बीच में हमें कॉलेज में बुलाया जाता था। अच्छा। तो उसको पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। अच्छा। तो जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों से हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन गाइडेंस वगैरह मिलता था। और ये जैसे अभी आपने पूछा, उसी से मेरे को और एक बात याद आ गई कि वेलिंगकर में जब मैं कोर्स कर रहा था तो हमारा एक 3 दिन का वर्कशॉप था। तो उसमें हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर वेंकट अय्यर। तो ड्यूरिंग द ब्रेक हम ऐसे ही बैठे थे, साथ में चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कमल, तुम्हें तो बुक लिखना चाहिए। तो मैं एकदम सरप्राइज था, अमेज था कि सडनली सर को क्या हुआ कि मुझे बोल रहे कि बुक लिखना चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने हंसी में डाल दी और मैंने लेट गो कर दिया कि मैं बोला कि सर मेरे साथ में शायद मजाक कर रहे हैं। तो वो बात तो वहीं की वहीं रह गई। मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट वहाँ से फिनिश कर लिया 2 साल का। फिर 2 साल के वो कोर्स फिनिश होने के बाद में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा एमकॉम फिनिश किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि मुझे पीएचडी फिनिश करना है। डिफरेंट फील्ड हुए, एमकॉम भी और ये, दैट इज समथिंग रिलेटेड। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था वो बीकॉम बैकग्राउंड था, तो उस वजह से मेरे को एमकॉम ही फिनिश करना था और मुझे पीएचडी करनी थी। तो उस टाइम तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीएचडी करने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेरा ये जब कोर्स फिनिश हुआ, उसके बाद में मैंने जब मालूम किया कि मुझे पीएचडी करनी है, तो मालूम पड़ा कि आपको उसके लिए मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है। तब फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोल किया और 2 साल में मैंने मेरा एमकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ मैंने फिनिश किया। अच्छा,
एमकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज। या एमकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज Okay. मैंने वो फिनिश किया। उसके बाद में हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद बहुत सारी चीजें पहली बार सुनूंगी कमल तुमसे आज। तो ये सब प्रोसेस के दौरान मेरे फादर की जो कंडीशन थी वो थोड़ी बहुत और डिटोरिएट हो रही थी। मतलब 2015 में उनको कैंसर जब डायग्नोज हुआ तब वो एक बार ठीक भी हो गए, फिर सडनली 3 साल के बाद में उनको कैंसर भी अकर हुआ। फिर हॉस्पिटल्स में जाना आना लगा रहा, ये हुआ वो हुआ। जब तक मैं मेरा एमकॉम फिनिश कर रहा था, पीएचडी मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने रिसर्च किया, काफ़ी डाटा निकाले मैंने। तो उस टाइम पे कुछ डॉक्टर से, कुछ ऑनलाइन डाटा से मुझे पता चला कि इंडिया में कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट डबल पेशेंट्स होने वाले हैं। दैट वाज इन, तो कब पता चला, को किस साल पता चला ये मुझे पता चला समवेयर अराउंड 2018 ओके। कि कैंसर के पेशेंट्स जो हैं इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो गए एवरी 5 इयर्स में। तो मुझे ये लगा कि यार ये कैंसर, अभी मेरे फादर को कैंसर हुआ, एक जनरल टेंडेंसी है कि किसी बुरी आदत की वजह से हुआ, ये एक सोशल टैबू बना हुआ है। तंबाकू, हाँ कि तंबाकू, वो सब बीड़ी, चीजें, हाँ। अल्कोहल, ये सब चीज़ों की वजह से हुआ होगा। लेकिन मेरे फादर ने कभी कोई भी चीज़ का नशा नहीं किया। अच्छा। तो मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि मतलब मेरे फादर ने जब कुछ किया नहीं, और मैं वहाँ और भी काफ़ी पेशेंट्स मैंने देखे, छोटे बच्चे भी देखे, ये जो आदतें हैं उन आदतों से कुछ भी लेना देना नहीं था। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि हमारी बॉडी में लाखों सेल्स हैं। वो सेल्स जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं वो दूसरे सेल्स को भी डैमेज करते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी में बैटरी है, बैटरी में सेल होती है, वो सेल जब वीक हो जाती है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। चलेगी पर तो मतलब उसको फिर आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा या बैटरी रिचार्ज करके आप कुछ टाइम चला सकते हो। तो उस कंक्लूजन से मुझे ये समझ में आया कि ये हमारे सेल्स क्यों डैमेज हो रहे हैं। ये सेल्स इसलिए डैमेज हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज़ होती है। क्यों होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? इसलिए होता है कि इंसान का जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, जो उसका स्ट्रेस फैक्टर है, स्लीपिंग पैटर्न है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स मिला के आपकी बॉडी चलती है। जैसे एक गाड़ी चलती है कि गाड़ी में आपको तेल भी डालना है, ऑयल भी डालना है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी बॉडी चल रही है। तब मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का कोर्स करूँगा ताकि मुझे ये जानकारी मिले। क्योंकि इसमें और एक बड़ा पॉइंट मुझे ये मिला, आज हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं इंक्लूडिंग माइन एंड इंक्लूडिंग योर्स कि जो वेजिटेरियंस हैं। ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जो प्योर वेजिटेरियंस हैं। इनफैक्ट आज भी काफ़ी घरों में ओनियन, गार्लिक ये आज भी नहीं आता होगा। ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब मैंने ये कोर्स किया, तो कोर्स करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इंसान बोलता है कि मैं तो कुछ दिन भर में ऐसा कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो खाली सुबह एक बार ब्रेकफास्ट करता हूँ लाइट, दिन में मैं 2 चपाती खाता हूँ, शाम को चना कुरमुरा खाता हूँ, रात को फिर 2-3 चपाती खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो मैंने तो ऐसा कुछ गलत खाया ही नहीं। अच्छा। हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स तीनों चीज बहुत जरूरी है। लेकिन समहाउ प्रोटीन्स जो है वो नॉन वेज फूड में, एग्स में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में नहीं है। अच्छा, गुड। लेकिन वेजिटेरियन फूड में जैसे मिल्क है, पनीर है, सोया है, मैंने देखा काफ़ी लोग से बात भी करी तो उसमें मैक्सिमम लोगों का यही था कि काफ़ी लोगों ने दूध छोड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों ने पनीर छोड़ा हुआ है, मतलब खाते ही नहीं है कि टेस्ट नहीं समझ में आता है। तो और कैसे, मतलब मैं तो ये बोलूँगी आप जो बोल रहे हो पनीर एंड सोया, वो रेगुलर डाइट में नहीं आता, इट्स लाइक ओकेजनली यू यूज इट। नहीं, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो लेना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि बॉडी को अगर आपको चलाना है तो आप खाली गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भर के तो नहीं चला सकते। गाड़ी में आपको ऑयल भी तो डालना है। तो एक तरीके से समझ लीजिए ऑयल जो है ये प्रोटीन, तो ये प्रोटीन अगर नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जा रहे हैं।
और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जब जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिजीज का रूप लेने होगा। मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान को, चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, उसको बैलेंस डाइट की तरफ फोकस करना चाहिए। हॉस्पिटल में रहते रहते मतलब ये भी समझ में आया कि जो लाचारी थी जब मेरे फादर को जब डिजीज डायग्नोज हुई, तो एक लाचारी थी हम में भी, पापा में भी। तो उस टाइम पे मैंने और एक चीज नोटिस की कि ये तो हम हैं जो प्रॉपर भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर, कान, आँख, नाक, मतलब जो बॉडी पार्ट्स है वो प्रॉपर हमें दिए हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे भी काफी लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है। तो क्या आप सच में वैसे लोगों से टच में हो? आर यू लाइक स्टडी कर रहा? मैंने कुछ लोगों से मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्शन किया है। ये एक चीज नोटिस में आई है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन सॉरी टू से जो आम पब्लिक है ना, वो अपना काम नहीं कर रही। हमारा क्या काम है उसमें? यही होता है कि हर एक इंसान बोलता है कि हमारा क्या काम है, मेरा क्या काम है। अगर गवर्नमेंट उनको सर्विस दे रही है तो मतलब इन जनरल व्हाट रियली डू यू थिंक वी शुड बी डूइंग? हमारा क्या रोल है? हाउ कैन वी सर्व देम? जैसे मैं वही बताता हूँ कि डिसेबल्ड जो पर्सन हैं उनके साथ में काफ़ी इनइक्वालिटीज हो रही है। उनके कुछ राइट्स हैं, जैसे हमारा एक कोटा सिस्टम है हर एक चीज़ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सब जगहों पे कोटा सिस्टम है। तो गवर्नमेंट जो है पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए भी उन्होंने कोटा तो रखा है। अच्छा। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि वो पर्सन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। वो क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि एक तो वो लाचार है, जानकारी तो उसको जानकारी नहीं है, जानकारी है तो हिम्मत नहीं है जो इस बारे में अवेयरनेस वगैरह देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं। और इसमें और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आया कि आज तक हम ये सोचते थे कि खाली जो फीमेल्स हैं वो अगर डिसेबल्ड है तो उनके लिए और वो चीजें परेशानी करने वाली है, ऐसा लोगों की धारणा है। लेकिन मैंने मेरी स्टडी में ये देखा है कि फीमेल से ज्यादा मेल पर्सन डिसेबल्ड है। रियली? और इसमें और एक पॉइंट मेरे को अच्छा याद आया, अभी आपसे बात करते करते, कि लोग बोलते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हो वो तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो वो डॉक्टर कुछ करेगा। फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा तो चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके अपना इलाज कराओ। जिनके पास पैसा है वो जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उनके लिए बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस फील्ड पे काम कर रही हैं। आप जब बात कर रहे थे मुझे एक चीज की याद आ रही, नारायण सेवा संस्था। ये नारायण सेवा संस्था जो है उदयपुर में, जहाँ से मैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, वहाँ पे उनका काफी बड़ा हॉस्पिटल है। वेरी गुड जॉब, रियली थैंक यू टू देम, रियली। तो नारायण सेवा संस्था जैसी बहुत सी एनजीओज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही है। हमारे बहुत से कॉर्पोरेट्स हैं जो वहाँ पे फंडिंग करते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमल, ये सब बात से मुझे समझ में तो आ रहा है, पर मैं ये बोलूँगी ऐसे इन जनरल मेरे आसपास में तो कोई विकलांग नहीं रह रहा, ठीक है? और मैं किसी को पहचानती भी नहीं हूँ इन पर्सन ऑल्सो। आई डोंट नो एनीबडी हु इज नॉट टोटली ओके। तो मैं किस तरह से उनको हेल्प कर सकती हूँ? क्या आप ऐसा बोल रहे हो कि आई शुड डोनेट माय मनी ओवर नारायण? आप डायरेक्टली पेशेंट को मत कीजिए। आप जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी एनजीओस हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप उनको आप पे कर सकते हो। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देंगी देते हैं? हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी दे सकते हो। अभी आपने
एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने तो मेरे आसपास में सराउंडिंग में कभी कोई ऐसा देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा कि इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं वो जब फिजिकली उनको कुछ इशू है तो वो मेंटली भी रिटार्डेड है कहीं ना कहीं। ओके, तो तो मेंटल रिटार्डेशन भी डिसेबिलिटी में आता है? I'm just asking यस this. यस यस Really? यस, मेंटल रिटार्डेशन। इनफैक्ट अभी तो गवर्नमेंट ने जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है हम्म, वो बच्चों के ऊपर स्टडी की गई है हम्म, और उससे उन्हें ये आइडिया लगा है कि उन्हें भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है कि वो चाह के भी वो पढ़ाई में बेहतर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि उनका कुछ डिसेबिलिटी है उनके ब्रेन में, उनके ओवरऑल सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि उन बच्चों के लिए कि किसी को मतलब वो बच्चा सोच तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, तो कोई और आके उसके लिए तो कोई आके उसके लिए लिख भी रहा है। Yes, हाँ। तो इस टाइप से चीजें हैं। तो मतलब आजकल इतना जरूर है कि उनको सुविधाएं मिल रही है थोड़ी बहुत, क्यों ना गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इनिशिएटिव है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों का माइंडसेट नहीं है। वो अपनी लाइफ में एक रूटीन में लगे हुए हैं लोग जो है एक मशीन बन चुके हैं। मुझे यही कहना है कि मतलब लोगों को अपना रूटीन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज अपने जब स्कूल का टाइम था 25-30 साल पहले या उससे भी ज़्यादा में भी हमें क्या फैसिलिटीज थी? कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी। जरा मस्त थे लेकिन हम ज़्यादा मस्त थे, खुश थे। Yes. लेकिन आज के टाइम में एक तो 90% किड्स को चश्मा है, आपने नोटिस किया होगा 90% किड्स को चश्मा आ चुका है। बिकॉज ऑफ टेलीविजन कह लो, बिकॉज ऑफ मोबाइल कह लो, मतलब डिसिप्लिन बहुत कम हो गया। मैं तो हर एक बच्चे को यही सलाह दूंगा, इंक्लूडिंग माय किड्स, मैं उनको भी बोलता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ। आपकी लाइफ में अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप डिसिप्लिन हो तो भी आप काफ़ी लोगों से आगे हैं। और ये सब चीजें ना आपको अभी बोलनी पड़ रही है। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो वैसे ही चलते थे, बराबर बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी। इतने बजे उठना है, सवेरे खाना वगैरह जो भी है, ऑफिस इतने एक रूटीन सेट था। मैं It वही was बोल रहा ना, very यहाँ much- पे ये एंड एवरीथिंग वाज इन पीस, आई वुड से। अभी कंफर्ट की आदत पड़ चुकी है, पेशेंस नहीं रहा। राइट। और पेशेंस के लिए क्या है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो ऑटोमेटिकली पेशेंस आ जाएगा। हाँ, ट्रू। अभी आप जब बात कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक इंसिडेंट कुछ आपका याद आ रहा है कमल, कि कुछ तो आपको इंजरी हुई थी एंड स्टिल यू आर इन फॉर अ मैराथन। कुछ उसके बारे में ब्रीफ बताएंगे प्लीज? आई थिंक दैट वुड बी एन ये एक इंस्पिरेशन। अच्छा इंसिडेंट है और इसमें ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि हर एक इंसान अपने रूटीन में बिजी है, ये बात है 2017 की। अच्छा, तो क्या इंजरी हुई थी आपको? हीरानंदानी मैराथन के लिए मैं गया था, मॉर्निंग 5 o'clock मेरी मैराथन थी। हाँ, तो 5 o'clock अंधेरा होने की वजह से हाँ, मुझे एक छोटा सा एक रोड पे कुछ डेबरी जैसा कुछ था, वो मैंने नोटिस नहीं किया, उसके ऊपर मेरा पैर चला गया। अच्छा, मैंने जस्ट मैराथन मेरा स्टार्ट ही हुआ था, ओके। इट वाज हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 की, हाँ। थोड़ा पेन था, मैं बोला कि ठीक है, अब वो जग लगाया तो थोड़ा बहुत पेन होगा ही, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो वो पेन अनबेरेबल होता गया। लास्ट में मतलब मैं इतनी जल्दी कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ और मैं छोड़ता हूँ, गिव अप नहीं करता हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख के भी मतलब लास्ट में ये पोजीशन हो गई कि मेरा पैर मूव नहीं कर पा रहा था। तो अराउंड 14 किलोमीटर्स तो मेरा जर्नी फिनिश हो चुका था, लेकिन उसके बाद में मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं एक स्टेप भी मूव कर पाऊँ। इमीडिएटली मैंने कैब लिया वहाँ से और कैब लेके मैं घर पे आ गया। घर पे जब बिल्डिंग के नीचे पहुँचा हूँ तब तक तो वो मेरा पेन इतना एक्टिवेट हो चुका था कि जो सिक्योरिटी थे वो बेचारे मुझे चेयर में बैठा के 3 आदमी लेके मेरे को घर तक ले गए। उसके बाद में जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने MRI किया तो उन्होंने बोला कि आपका
नी का लिगामेंट टेयर हो गया है। हम्म, तो बोले लकीली कि आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ओके। लेकिन एटलीस्ट आपको 6 to 8 वीक्स का बेड रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट था कि यार मेरे को इतना पेन हो रहा है और इतना मतलब चलना तो बहुत दूर की बात थी, अगर मेरे को यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मेरे को क्रॉल करना पड़ेगा। ओके। तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेरा कब तक हो जाएगा, मैं नेक्स्ट मैराथन कब जा पाऊंगा। मुझे भी नहीं लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हमारी एडवाइस तो यही है कि आप मैराथन अब मत दौड़ो, इसके आगे नहीं। इसके आगे आप मैराथन छोड़ दो। हम्म, लेकिन मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया, उनको समझाया, फिर उन्होंने किसी और डॉक्टर के पास रेफर किया। तो उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया, आज इतने सारे लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं नॉलेज गैप है, चाहे वो उनके कोचिज में हो, चाहे वो उनके खुद में हो। कि उस टाइम पे जो सेकंड डॉक्टर जिनके पास में सेकंड ओपिनियन लेने गया था, तो उनसे मेरे को बहुत अच्छी चीज सीखने मिली कि मैं आज 10-12 मैराथन तो दौड़ चुका हूँ, तो मैं अपने आप को सोच रहा हूँ प्रोफेशनल हो गया यार। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मेरे को समझाया कि अभी भी आपका वेट जो है वो ज्यादा ही है, ऑन द हायर साइड। ओके। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आपको अगर भागना ही है तो पहले तो आप अपना डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज उनको चेंज कीजिए, अपना वजन कम कीजिए, पैरों को स्ट्रेंथनिंग कीजिए। तो सेम वे है कि आज हम हमारे रूटीन से जब बाहर आते हैं, रूटीन से थोड़ा सा बाहर आना जरूरी है, क्योंकि हमारे रूटीन के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है जो हमें नोटिस करना चाहिए, सीखना चाहिए। कहीं तो भी रूटीन से बीच बीच में बाहर निकलना, ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो भी हॉबीज़ हैं, अपनी हॉबीज़ में आप कुछ भी कीजिए ना, सिंगिंग करना, और सोशल singing वर्क भी कीजिए। आप कुछ रिमेम्बर आपकी कोई संस्था है जो बुक्स वगैरह का कुछ काम करता था? एनजीओ है जो इधर ही साकीनगर में है। तो आज से करीबन 12-13 साल पहले, तो उस टाइम पे हम लोगों ने शुरुआत की थी। उस टाइम पे ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था हमारे ये सोसाइटी के बारे में। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा। फर्स्ट ईयर हमारे पास में खाली 200 बच्चे आते थे। 200 बच्चों को बुक्स दिया? उस टाइम पे 12 से 13 साल पहले। अच्छा। आज करीब करीब 1200 से 1400 बच्चों को हम बुक्स बांटते हैं। बच्चों को बुक्स भी जो हम देते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आया उसको डायरेक्टली हमने बुक दे दी। फिर हम उन बच्चों को 15 दिन 20 दिन पहले हम हमारे ऑफिस में बुलाते हैं, उन्हें फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी मार्कशीट हम मंगाते हैं, बच्चे की मार्कशीट हम स्टडी करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। जो बच्चा अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छे मार्क्स लेके आया है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आगे फ्यूचर में आप लोग और ये तो इस आपने तरीके से- नया आयाम दे दिया कि बुक्स तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। करेक्ट, आप उनके बुक्स तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फॉर्म भरा के उनके बारे में जानकारी ले रहे हो। करेक्ट। आई थिंक वो और साथ में उनके पेरेंट्स को कंपनी करना पड़ेगा, ताकि ये नहीं है कि खाली बच्चे को ही हमने समझा दिया। अगर कोई भी चीज़ समझानी है, मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है, तो पेरेंट्स के सामने करें, ताकि पेरेंट्स को भी ये लगे कि भाई हमको आज जो स्ट्रगल हम हमारी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल हमारे बच्चे को फेस नहीं करना पड़ेगा। पता है, आप जब बात कर रहे हो ना कमल, तो एक चीज़ समझ में आ रही। आप खुद तो सीख भी रहे हो, हाँ, आप खुद अभी भी सीख रहे हो, और ऊपर से आप जब आप बुक्स को डोनेट भी कर रहे हो तो वही विद्या का ही दान दे रहे हो। और डोनेट करने के साथ में विद्या के लिए प्रोत्साहन देना, जैसे आप फॉर्म भरा के ले रहे हो, सो दैट यू कम टू नो अबाउट देम, देयर फैमिली, देयर एजुकेशन स्टेटस जो भी है, कि उनको कितना इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है वो आप एजुकेशन का कुछ अगर वो कोई टर्म या कुछ होगा तो उसमें आप योर इमर्स्ड इन दैट। नहीं, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन से एम्पावरमेंट मिलेगा। या और मैंने आपके बारे में आपके वाइफ से सुना था और कुछ लोगों से भी सुना था, यू आर द पर्सन हुज बीन लाइक, अगर घर में या आसपास में या परिवार में, ससुराल में कोई भी बीमार पड़ा ना, तो दे ऑल लुक अप टू यू कि कमल आ जाएगा। आई थिंक वो ही आपकी हॉस्पिटल्स की चक्कर ने आपको इस चक्कर में डाल दिया कि वो पढ़ाई करो, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। क्योंकि मैंने ऋतु से, आपकी वाइफ से, बहुत बार मेरी उससे बात हुई है,
उनसे बात हुई. शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी. आई थिंक शी इज़ इनटू ऑकल्ट साइंसेस, Yes, yes. ग्राफोलॉजी, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें करती है. शी इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. गुड मैच आई वुड से. रितु देख रही हो बेटा, ये तुम्हारे लिए. सो बहुत लोगों को डर भी लगता है ना कि मैं कैसे हैंडल करूँगा, या मैं, बट वो तो फेस तो वो फियर तो सब में ही होता है ना. हाँ, वो फियर मेरे में भी था जब मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की. तो कभी ना कभी बीच में मुझे भी लगता था आपको यार. घर से सपोर्ट मिला ये सब? अब जैसे 40s में आके यू स्टार्टेड लाइक लर्निंग और एजुकेटिंग योरसेल्फ अगेन. तो हाउ वाज इट? वाज देयर एनी शुरुआत में सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि suddenly इतने साल बिजनेस करने के बाद में, लेकिन मैंने उनको फाइनली यही समझाया कि मैं मेरा बिजनेस क्विट नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, हाँ. तो यू आर एन एग्जांपल कि आप अपना बिजनेस करते हुए भी आपने इतनी सारी पढ़ाई भी कर ली, फैमिली लाइफ जो है वो भी अच्छे से अटेंड किया. वो से यू वर देयर फॉर द फैमिली. वो तो बहुत I think, जरूरी है. जो एज जो आप बोल रहे हो ना कि इतनी ये एज में आके मैंने पढ़ाई शुरू की, तो एज क्या है? एज तो नंबर्स हैं और क्या है. दैट्स रियली. ये तो अपनी विलिंगनेस है, अपना पैशन होना चाहिए कि हमें कुछ करना है. आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड के टाइम पे आपको पता ही है कि क्या सिनेरियो था. मतलब डॉक्टर्स तो बेचारे, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स से मैं मिला जो मतलब हार्डली 2 घंटे सो रहे थे. वो अपनी फैमिली छोड़ के पेशेंट्स के पीछे मतलब फुल लगे हुए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था. उस टाइम पे लोगों को ये नहीं मालूम था कि कोविड हो गया है तो क्या करना है. कम से कम 200 ऐसे लोग हो गए कि जिन लोगों को मैंने अपनी तरफ से उनको चीज़ें बताई कि कैसे उनको गर्म पानी पीना है, बिटाडीन से गार्गल करना है. तो वो जो एक बेसिक एडवाइस जो थी मैंने काफ़ी लोगों को दी. और यू वोंट बिलीव कि जब वो लोग ठीक हो गए ना, उनसे जब वो एप्रिसिएशन मिला, वो एकदम मोटिवेट कर गया. और धीरे धीरे मैंने लोगों की रिपोर्ट्स स्टडी करने लगा, डॉक्टर से डिस्कस करने लगा. तो मुझे अब ये धीरे धीरे ये आइडिया लग गया, कि बेसिक आइडिया लग गया कि इन जनरल जो अपने इनफैक्ट वो हमारे कोर्स में भी था, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ के कोर्स में, कि कंप्लीट ब्लड काउंट में कैसे जो पैरामीटर्स हैं, जो आपके बाकी किडनी, लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट हैं, तो उसमें आपका कितना क्या वैल्यूज़ होने चाहिए. वो वैल्यूज़ अगर कम है, ज़्यादा है, अगर वो विद इन रेंज नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट्स, आज ये सिचुएशन है कि महीने में करीबन 50 लोगों की रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है. मतलब कमल अभी डॉक्टर भी नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मतलब लोगों को शायद मतलब गलत है भी कि मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें कहीं पे भी उनको मैं कोई भी चीज़ की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ. मैं ये एक मतलब मेडिसिनली कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ. मैं मेरा न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो मैं बता रहा हूँ. एट द सेम टाइम कि वो रिपोर्ट देख के अगर मुझे कोई चीज़ का सिम्टम मिल रहा है, सिम्टम लग रहा है कि भैया ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उनको राइट डॉक्टर के पास जाने की गाइडेंस दे रहा हूँ. मैं अभी वही बोलने वाली थी, प्लीज डोंट डू कि आप खुद होके बताएं. नहीं, मैं खुद होके नहीं बता रहा हूँ. हाँ. मैं राइट डॉक्टर के पास जाने की गाइडेंस दे रहा हूँ. तो मैंने मेरा खुद का एक लोटस डाइट क्लिनिक स्टार्ट किया है. अच्छा. जिसमें हम डाइट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं. डाइट कंसल्टेंसी के अलावा हमारा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अच्छा, रात को सोने का है, फिजिकल एक्टिविटी का है, वो सारी चीज़ों पे हम पूरा इंसिस्ट करते हैं कि आपको इन चीज़ों पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ को पूरा बैलेंस कर सकें. समथिंग लाइक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. या ओके. मेरे क्लिनिक के अलावा बहुत से ऐसे क्लिनिक्स हैं जो डाइट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. अब उसमें क्या होता है कि सामने वाले ने पैकेज ले लिया, मेरे से ले लिया या किसी और से ले लिया, 1 साल का पैकेज ले लिया, वेट लॉस का ले लिया या वेलबींग का ले लिया, एनीथिंग. लेकिन उसमें लोग पैसा भी भर देते हैं, 1 महीना हो जाता है, बोलता है यार मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो क्लिनिक वाला बेकार है.
लेकिन आप बिलीव कीजिए, क्लिनिक वाला कभी बेकार नहीं है। क्लिनिक वाला तो आपको शुरुआत से सपोर्ट कर रहा है और आखिर तक सपोर्ट करेगा। ये उन आप चीज़ों जब में बात कर रहे हो ना, तो मैं लाइव एग्जांपल बोलूँगी आपको। कुछ कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, जो अगर वीडियो देखते होंगे तो दे अंडरस्टैंड, जिन्होंने जिम के पैसे भरे एक ही दिन गए, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिम के साल भर के पैसे भरे उसके बाद एक भी दिन नहीं गए। कंसिस्टेंसी नहीं है, और अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की इच्छा जो है ना, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप वो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो क्या है, इंसान में डिज़ायर होना चाहिए। अगर आप में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आप उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले रहे हो और कंसिस्टेंसी दे रहे हो, तो मैजिक क्रिएट हो जाएगा। मैजिक, लेकिन वो मैजिक क्रिएट जो है वो ओवरनाइट नहीं होगा। जहाँ पे आपने अपनी बॉडी को पूरा एक्सप्लॉइट किया है इतने सालों तक, तो बॉडी को भी थोड़ा टाइम दो ना रिकवरी के लिए। ऐसा लग रहा है अभी कमल, आप जो बोल रहे हैं, whatever you are saying right now, that's the best part, कि बहुत लोग इसके लिए जाते हैं कि they want to reduce weight, और वो भी बहुत बड़ा नंबर होगा, वो भी शॉर्ट पीरियड में। बट आई थिंक वेट वो रिडक्शन हो रहा है, लोग जा रहे हैं 5 किलो 7 किलो वेट लॉस कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं? कोई जा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, कोई दूसरा कोई कुछ कर रहा है, कोई तीसरा कुछ कर रहा है, फास्ट कर रहा है, खाली फ्रूट खा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ जानिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग खराब नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आज जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में लोग जो बोल रहे हैं कि 16 घंटा फास्टिंग रखनी चाहिए, और तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम जैनों में तो करते ही ना, लेकिन सूर्यास्त के बाद सवेरे आप लोग करते हैं, हाँ। लेकिन कितने सालों से कर रहे हो? जो मेरे बुजुर्ग है, मतलब मेरे सास ससुर आप जी, लोगों वो को तो वो एक सालों आदत, से करते आ वो रहे एक हैं। आदत बनी हुई है। हाँ, अब सडनली कोई इंसान जो है रात को 10 बजे 11 बजे तक खाना खाता है, सवेरे उठते ही खाना शुरू कर देता है, सडनली वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं जा जाएगा पाएगा। तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, ट्रू, दैट्स ट्रू। बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। तो लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, सारी दुनिया बोल रही है मिलेट्स खाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ मिलेट्स बुरा है ऐसा नहीं है। आप एकाएक आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप खाली मिलेट्स खा रहे हो, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर आप बोलोगे यार वो मिलेट्स तो मेरे को सूट नहीं करता। अरे मिलेट्स सूट करेगा बॉस, लेकिन एक दिन में नहीं करेगा। आज आप उस मिलेट्स को इतने छोटे एक स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करो, तो वो मिलेट आपको सूट करेगा। लोग जैसे आपने बोला कि एनरोलमेंट करते हैं उसके बाद में आते हैं, हमारी एक एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं जो लोटस एकेडमी ऑफ डाइट एंड फिटनेस है। तो उसमें हम बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो ये जो पैकेज जो 10, 12, 15 हज़ार रुपये का जो पैकेज जो एनरोलमेंट लोग जो लोटस डाइट क्लिनिक में या दूसरी जगह पे कर रहे थे, तो अब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको एनरोलमेंट करना है डाइट कंसल्टेंसी में तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप आगे हमारा कोर्स ले लीजिए ऑनलाइन। उस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, साथ में हम आपको पीडीएफ देंगे। तो आपको जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ सीखनी है, समझनी है, हमारी रेगुलर उनके साथ में कंसल्टेंसी रहेगी। ऐसे हो गया जैसे कि आपने उनको बता दिया कि आपको पाव भाजी खरीद रहे हो और रोज पाव भाजी खरीद के खा रहे हो, तो ऐसे हाँ, करो उससे कि अच्छा। मैं पाव भाजी का डाइट आपको कैसे बनाना है वो बता Correct, देता हूँ, correct। आप खुद रोज बनाओ, तो वो खुद की घर की बनी हुई पाव भाजी रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी, राइट? करेक्ट करेक्ट। दैट्स नाइस। कमल, और एक बात आपको सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मैं कि समझो कोई लेमैन है, तो एज वट एवर प्रोफेशन यू हैव चूजन और वट एवर, तो उसको आप 2 या 3 लाइन में वो क्या सार देना चाहोगे बिफोर वी एंड, कि 2 या 3 लाइन में आप कुछ मैसेज देना चाहोगे इन जनरल टू द पब्लिक, टू द व्यूअर्स? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि मतलब हर एक इंसान को अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही चाहिए। लाइफ में अनसर्टेनिटी है तो उस बारे में ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उसकी एक तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली हो, चाहे आपकी हेल्थ वाइज हो, XYZ कुछ भी हो सकता है।
तो लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूरी है, कमिटमेंट्स ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को लोग सुनते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन करने के बाद में थक जाते हैं। तो वो थकना नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है धीरे धीरे। तो बस यही है। थैंक यू। और वो जो आप जो बोल रहे हो वो खुद कर भी रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं इतने सालों से आप खुद at the age of 40 you started studying again and then अभी those it's been 9 certified- years मैं It's been 9 स्टडी years. कर रहा हूँ। Those certified courses, I think that itself is an achievement. और अभी आप वो जो आप सीख रहे हो उसको किसी न किसी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हो। I know you Correct. started writing books as well, right? ये जो मेरी एकेडमी है उसके लिए जो बुक्स है वो मैं खुद ही डेवलप कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 4 All the बुक best. ऑलरेडी मैंने मैं 4 बहुत बुक सारे लिख लिए हैं, अभी achievements पब्लिश कमल नहीं के किए। सुनने वाली हूँ शायद थोड़े दिनों में और सालों में मुझे पता है। I am just hopeful and I am like positively hopeful कि ऐसा बहुत कुछ सुनने मिलेगा कमल से। अभी मैंने ऑलरेडी 4 बुक मेरी ऑलमोस्ट रेडी हैं। उसमें से फर्स्ट बुक है न्यूट्रिशन डीमाइस्टिफाइड और यू कैन से न्यूट्रिशन सिंप्लीफाइड। ओके सेकेंड बुक है कॉम्प्रिहेंसिव फूड साइंस। ओके थर्ड बुक है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। फोर्थ बुक अभी मेरी इन प्रोसेस है, उसको अभी मैंने नाम नहीं दिया है। तो कितने लोगों को बुक रीड करने को भी जान पे आती है लिटरली। मैं कभी कभी कोई बुक्स बहुत इजीली रीड कर पाते और कभी कभी लाके भी 2 पेज भी नहीं हिलते उसके, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। बुक लिखना अपने आप में एक टफ टास्क है। एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोलूँगी। बड़ा तो कुछ नहीं होता है, बड़ा अपना खाली दिमाग में ये होता है कि बड़ा छोटा, बट बाकी बड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ। आपके एफर्ट्स। तो देखो कमल ने बुक्स भी लिख ली, कमल ने पढ़ाई कर ली, कमल बिजनेस कर लिया, ठीक है। सोशल एक्टिविटी यू हैव बीन डूइंग। ये आप लोग मतलब सोसाइटी में हमारे जो मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आज बच्चे हैं, जो बच्चे बुक्स लेके जाते हैं वो बच्चे आप हाँ, और एक चीज़, वो उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आज डॉक्टर बन गए। आप सोचिए 12-13 सालों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं, सोचिए। ग्रेट। तो मतलब वो सब चीजें सुन के और ये ऐसा मन में होता है कि मतलब और करे, अपन और करे, करते रहिए। हम फिजिकली ना सही बट हमारे तरफ नहीं जैसे कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम- कोई फिजिकली नहीं कर सकता है, कुछ डोनेट करके कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। जिसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से मैं तो हर एक इंसान को यही कहता हूँ कि सोसाइटी आपको बहुत कुछ दे रही है, बदले में सोसाइटी को भी हमको देना है, कंट्रीब्यूट करना है। करेक्ट। दैट इज नेसेसरी। दैट इज नेसेसरी नहीं, वो जैसे बहुत जगह पे मैंने ये एक तरीके से कंपल्शन होना चाहिए। और माहौल भी इफेक्ट करता है कि अगर कमल के बाजू में जो लोग रहते होंगे दे विल बी आल्सो इंस्पायर्ड और व्हाटएवर, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन डूइंग इट एंड राइट नाउ अगर आप में से भी कोई है जो किसी न किसी तरीके से सोसाइटी के लिए कर रहे हैं तो मेरी तरफ से रियली अ वेरी बिग थैंक यू टू यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस कमल, इट्स रिक्वायर्ड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद मैं पर्सनली आपको मिल नहीं पाऊंगी बट आपने आखिरी तक भी ये वीडियो देखा तो ये समझ में आ रहा है कि आपको कहीं तो भी कंट्रीब्यूट करने की और एक दूसरे एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ जिज्ञासा है। आप जो भी कर रहे होंगे सोसाइटी के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, आई डोंट नो व्हाटएवर, उसके लिए आपको धन्यवाद। एंड कमल आपने मुझे इतना समय दिया नहीं। और आप इट्स यहाँ ऑलवेज आए। माय प्लेजर स्वाति कि मतलब आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी बात रखने का मौका दिया। ऑलवेज आई विल बी ग्रेटफुल। Yes. Thank you. Thanks a lot. Thank you. And thank you to all of you. Thank you.